उस दिन शेरू को देखते ही न जाने क्यों जोहरा की आंखों में नमकीन पानी लहरें मारने लगा और उसके गालों से फिसलते आबदार मोतियों को देखकर शेरू के दिल पर भी एक घूंसा सा लगा। उसने पहली मुलाकात की तरह आज भी बेख्तियार आगे बढ़कर जोहरा का हाथ थाम लिया। बोला, क्या बात है जोहरा? ये इजहार हमदर्दी था या एजाज मसीहाई के जोहरा बिलक कर उसके सीने से लग गई। वो सिसक पड़ी, तुम आए क्यों नहीं? उस दिन के बाद से उसने दिलासा देते हुए कहा, अरे पगली, बात ही ऐसी हो गई थी, वही तो तुम्हें बताने आया हूँ। जोहरा यकलख्त जैसे नींद से बेदार हो गई। बोली, क्या बात थी? शेरू ने बड़े संजीदा लहजे में उसे मुखातिब किया। बोला, आओ जोहरा, वहां बैठकर बातें करते हैं। शेरू के लहजे की संजीदगी और उसकी इस तरह पुरस्रार आमद ने जोहरा को चौंका दिया। वो मुतजस्सिस सी उस समत उसके ताकुब में बढ़ गई जहां वो उस गुजरगाह पर आने जाने वालों की नजरों से बिल्कुल छुप कर बैठ सकते थे। शेरू से यहां तक ले तो आया था, लेकिन ये बात उसे भी परेशान करने लगी थी कि वो आखिर जोहरा को वो सब कुछ कह भी पाएगा जो कुछ कहने के लिए उसे यहाँ बुलाया था। क्या उसका मासूम दिल ये सदमा सह सकेगा? वो तो एक मर्तबा मिलकर दोबारा न मिलने पर बिलकने लगी थी। शेरू को कुछ न सूझा था कि आखिर जोहरा को वो कैसे मुतमईन कर पाएगा। उसका इस दुनिया में लाला, बेबे और शेरू के सिवा और है ही कौन? 2-3 माह के बाद जब वो लोग फलों की एक फसल से फारिग हो जाते तो लाला दोनों को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर देता। अब जो अचानक वो उसे एक लंबी जुदाई के सानहे से दो चार करने आया था, तो क्यों कर वो इस हादसा जानकाह से संभल सकेगी? फिर एक मजबूत इरादे ने, एक कवि ख्याल ने जैसे उसके ख्यालात की डोलती नाव को किनारा दिखाया। उसने सोचा, वो कोहसारों की बेटी से मुखातिब है। वो उस नस्ल का नुमाइंदा है जिसको हालात ने मादरे कश्मीर को गैरों के इस्तिबदाद से निजात दिलाने के लिए जिद्दोजहद करने की सआदत नसीब की है। वो कश्मीर को डोगरा राज से आजाद करवाने जा रहा है। वो अपने शहीद बाप के नक्शे कदम पर चलने जा रहा है। उसका मिशन बहुत अजीम था, इतना अजीम कि जिसके लिए एक जोहरा तो क्या, अगर ऐसी 1 लाख जोहरा भी कुर्बान हो जाएं तो सौदा महंगा नहीं। वो अपनी कौम को, अपने आने वाले लोगों को एक महफूज मुस्तकबिल और एक आजाद कश्मीर देने जा रहा था। वो आजादी के रास्ते का मुसाफिर था। उसे अभी ऐसे कई संगे मील पाटने थे। अभी तो कुर्बानियों के एक तवील सिलसिले का आगाज हुआ था। अभी तो तबले जंग पर पहली जर पड़ी थी। नामालूम इस जैसे कितने शेरू अपनी जोहरा को आजादी की नजर करेंगे। बका की ये जंग जिसका आगाज उसके बुजुर्गों ने आज से कई साल पहले कर दिया था, उनके रास्ते पर पहला भरपूर कदम बढ़ाने वालों में वो अकेला नहीं था। उस जैसे हजारों सादतमंद इस जंग के हरावल दस्ते में शामिल थे। उसने अपने इर्द गिर्द फैले पहाड़ों की मजबूती को अपने लहजे में समेटकर अपने मंगेतर को मुखातिब किया। जोहरा, मैं आज जिस मिशन पर जा रहा हूँ वो न तो मेरे लिए नई बात है न तुम्हारे लिए। पिछले 2 माह मैंने ट्रेनिंग ही में गुजारे हैं और कल से हमारा जिहाद बाकायदा शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इस रास्ते में मारा जाऊं तो खुद को खुशनसीब जानूंगा। मैं तुम पर कोई कदगन नहीं लगाना चाहता। एक दरखास्त जरूर है कि मेरी माँ इस दुनिया में अकेली है। अगर मैं लंबी मुद्दत के लिए मसरूफ हो जाऊं तो कभी कभी उसकी खबर ले लिया करना। और वो हौसला जो उसने गुफ्तगू के आगाज में बांधा था, अब जोहरा की आंखों में झिलमिलाते आंसुओं में पिघलता महसूस हो रहा था। शेरू के लफ्ज निश्तर बनकर उसके दिल में उतर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बाद में उसे अपनी बुजदिली पर गुस्सा आने लगा। वो राह आजादी के एक मुजाहिद की मंगेतर थी। उसने सोचा, मुसलमानों की बेटियां अपने खावंदों को इस तरह तो रुखसत नहीं किया करती। उसके आबा अजदाद ने सिखों, अंग्रेजों और डोगरों के खिलाफ अपना जिहाद कभी मनसूख नहीं किया था और उसका महबूब भी अपने असलाफ की तकलीद कर रहा था। उसने बड़े पुरअज़्म लहजे में शेरू को मुखातिब किया। शेरू, मैं तुम्हारी आबरूमंदाना वापसी का इंतजार करूंगी। फी अमानिल्लाह। उसने अचानक ही वहां से उठ जाने का फैसला कर लिया। कहीं उसके महबूब के पाए सबात में उसकी मौजूदगी या उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू लग़ज़िश न पैदा कर दें। अपनी पुश्त से उसे शेरू की आवाज सुनाई दी, खुदा हाफिज जोहरा। लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा और चलती चली गई। ये उसकी और शेरू की आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद से उसे शेरू की कोई खबर न मिली और आज उसने अपने वालिद से जब बार बार अपनी चची के हाँ जाने पर इसरार किया तो अधेड़ उम्र लाला के माथे पर पड़ी तेवरियां कुछ गहरी सी हो गईं। उसे ये तो इल्म था कि शेरू हजीरा की तरफ निकल गया है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से उन्हें शेरू की कोई खबर नहीं मिली थी। हालांकि इस मार्के में हिस्सा लेने वाले लोग एक एक करके अपने घरों में अपनी खैरियत की इत्तला भेज चुके थे। हैरत तो इस बात पर थी कि शेरू के लंगोटिए दोस्त शरफू की तरफ से भी कोई इत्तला नहीं मिली थी। पिछले 3-4 रोज से उसका जाना शेरू की माँ की तरफ भी नहीं हुआ था। अब जो जोहरा ने उसे याद दिलाया तो वो जैसे गहरी नींद से चौंक उठा। उसने जोहरा को मुतमईन किया। बोला, मैं रात को घर जल्दी आ जाऊंगा बेटी, फिर तुम्हारी चौची की तरफ चलेंगे। उसने जोहरा को वापस घर भेज दिया। अपनी दानिस्त में लाला ने जोहरा को मुतमईन कर दिया था, लेकिन उसे जो एक बेकली सी लग गई थी वो किसी तौर कम न हुई।
यही कुछ सोचती वो झरने से उठी और खोई खोई सी अपनी मंजिल को चल दी। उसे बेचैनी से रात का इंतजार था ताकि लाला के साथ जाकर अपनी चाची की खबर ले। घर से यहाँ तक का फासला वो बड़ी आसानी से और भागती कूदती तय किया करती थी, लेकिन आज न जाने क्यों उसे अपना हर कदम मन भर का मालूम हो रहा था। वो थकी थकी सी अपने वजूद को अपने घर की समत घसीट रही थी जब एक मोड़ काटते हुए उसने अपने हमसाए लाला महावीर प्रसाद को उस तरफ आते देखा। महावीर की लड़की कमला उसकी बचपन की सहेली थी। उनके मकान से तीसरा मकान महावीर प्रसाद का था। मोहल्ले में और भी बहुत से हिंदुओं के मकान थे। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन ये अजीब बात थी कि लाला महावीर को कोई भी पसंद नहीं करता था। अक्सर लोग तो उसे देखकर दूर ही से कन्नी कतरा कर निकल जाया करते थे। पहले पहल तो जोहरा को ये बात अजीब सी लगी, क्योंकि लाला महावीर प्रसाद उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया करता था। वो जब कभी श्रीनगर जाता, वापसी पर अपनी बेटी कमला के साथ उसके लिए भी जरूर कोई तोहफा लेकर आता था, अक्सर कोई खिलौना या हाथ से बनी हुई कोई चीज। एक मर्तबा जब उसने अपने लाला से पूछा कि लोग आखिर उससे मिलना क्यों पसंद नहीं करते, तो उसने जोहरा को इसका सबब महावीर प्रसाद की पुलिस से दोस्ती बताया था। जोहरा ने कमाल मासूमियत से कहा, ये कोई बुरी बात तो नहीं लाला। उसके लाला ने अपनी बेटी के मुमकिना सवालात की बौछार से पनाह चाहते हुए कहा, अभी तुम बच्ची हो, इन मामलात को नहीं समझोगी। तब जोहरा वाकई बच्ची थी, लेकिन जल्द ही उसे इस बात की समझ भी आ गई। जब एक रोज उनके पिछवाड़े रहने वाले करम सिंह की पत्नी ने बैन करके सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रही थी कि महावीर ने पुलिस की मदद से उसकी लड़की को गायब करवा दिया है, क्योंकि उसने महावीर प्रसाद की हवस का निशाना बनने से इनकार कर दिया था। सारा मोहल्ला उसे गालियां दे रहा था, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ न सका। लोग जानते थे कि उसके ताल्लुकात मकामी इंतजामिया ही से नहीं, बल्कि श्रीनगर में दरबार तक उसकी रसाई है, इसलिए कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता। जोहरा को यह भी अच्छी तरह याद आने लगा था, जब एक मुसलमान नौजवान ने किसी बात पर तैश खाकर उसकी पिटाई कर दी थी, तो लाला महावीर प्रसाद ने उसके सारे खानदान का वो बुरा हशर करवाया था कि लोगों ने कानों को उंगलियां लगाई थीं, चाहे वो जो कुछ भी था। जोहरा को बहरहाल कभी उससे खौफ ना आया। इसकी वजह शायद उसकी और कमला की दोस्ती थी, लेकिन उस रोज जब उसने महावीर प्रसाद को देखा तो एक बेनाम से खौफ ने उसके जहन को डस लिया। उसे यूं लगा जैसे महावीर की शक्ल में कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसकी तरफ बढ़ने वाली है। उसने जोहरा को देखते ही कमाल मक्कारी से अपनी बतीसी खोली। कैसी हो बेटी, मैं तुम्हारी तरफ ही जा रहा था। सनसनी की एक तेज लहर जोहरा की रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। लाला महावीर प्रसाद के अकब में टीलों से उसने डोगरा फौजियों को बरामद होते देखा। 9 वारिदों की तादाद 3 थी। ये गालिबन वही फौजी थे जो आजकल काफी तादाद में छावनी में आए हुए थे और मकामी मुसलमान आबादी पर दहशत तारी करने के लिए खामखा शहर में गश्त कर रहे थे। उसका हलक एकदम सूख सा गया। खौफ से उसे अपनी धड़कनें रुकती महसूस हो रही थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ कह न सकी। लाला महावीर प्रसाद का चेहरा शैतान का चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें दहशत से फटने की हद तक खुल गईं। तीनों फौजी उस शैतान के चेले चांटे दिखाई दिए, जिनके होंठों पर एक सफाक मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। वो सब हवसनाक और खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहे थे। वो बोला, सरकार ने तुम्हें बुलाया है। मैंने सोचा तुम डर न जाओ, इसलिए इन लोगों के साथ आ गया हूँ। उसे शैतान की आवाज किसी गहरे कुएं से आती सुनाई दी। जोहरा ने चीखना चाहा, लेकिन उसका हलक तो जैसे था ही नहीं, और जो जरा सी धीमी सी आवाज उसके हलक से निकली वो भी लाला महावीर प्रसाद के कहकहे में दब कर रह गई। उसने लाला जी की धाड़ सुनी, ले चलो हवालदार जी। तीनों भेड़िए उसकी समत बढ़े। उस लम्हे न जाने कहां से उसके जिस्म में गुमशुदा ताकत लौट आई। वो दीवानावार वापस भागी, लेकिन बमुश्किल चंद कदम ही उसने उठाए कि महावीर उसके सर पर पहुंच गया। उसने लपक कर जोहरा का बाजू पकड़ लिया। चारों शैतान उसकी बेबसी और डरावनी चीखों पर कहकहे लगाते हुए लुत्फानंदोज हो रहे थे। जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि उसने लाला महावीर प्रसाद का मुंह नोच लिया, लेकिन वो शैतान तो उसकी बेबसी से लुत्फानंदोज हो रहा था। उसे अपने मुंह नोचे जाने की परवाह थी ही कब। वो तो उस इनाम के नशे में सरशार था जो उसे मेजर राम सिंह की तरफ से मिलने वाला था। रफ्ता रफ्ता जोहरा की मुदाफियत दम तोड़ने लगी। उसकी चीखों की बाज़गश्त खत्म होने लगी और पहाड़ियों पर फिर वही पुरस्रार सुकूत सा तारी हो गया। एक डोगरा फौजी ने बेहोश जोहरा को कंधे पर डाल लिया। वो लोग उसे उस जीप तक ले आए जो रास्ते के एक तरफ इसी मकसद के लिए खड़ी की गई थी, और थोड़ी ही देर के बाद वो जीप पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। लाला घर पहुंचा तो ये बुरी खबर उसकी मुंतजिर थी कि जोहरा अभी तक नहीं आई। बूढ़ी बेबे परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रही थी। लाला के डूबते जहन ने तिनके का सहारा तलाश किया। बोला, मुमकिन है वो अपनी चाची की तरफ गई हो। बेबे ने भी खुशफहमी में पनाह चाही। बोली, हाँ है तो जिद की पक्की,
अगर उसने तुमसे कहा है तो शायद उधर ही चली गई हूँ, लाला ने अजब से लहजे में कहा। लेकिन मैंने उसे इंतजार करने को कहा था, उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। बेबे ने जिद होकर कहा, यहाँ बैठे बातें ही बनाते रहोगे या जाओगे भी? लाला ने कहा, जाता हूँ, और उठ खड़ा हुआ। उसका रुख शेरू के घर की तरफ था। सारे रास्ते उसका जहन अजीबोगरीब ख्यालात की आमाज गाह बना रहा। उसे वादी में उठने वाले तूफान की खबर थी। हर कश्मीरी उसकी तरह इस बात का बखूबी अंदाजा लगा चुका था कि आजादी की वो दबी दबी चिंगारियां जो उनके असलाफ ने सुलगाई थी, वो भड़क कर अब शोलों का रूप धार चुकी हैं। वो लोग जानते थे अब किसी भी लम्हे यहाँ कोई तूफान आया क्या आया। आज जो जोहरा इस तरह अचानक घर नहीं पहुंची तो उसका जहन फौरन इस तरफ गया था। वो सिर्फ जोहरा का बाप ही नहीं, एक बाशऊर कश्मीरी भी था। उसे बखूबी इल्म था कि अपने मकसद के हुसूल के लिए दुश्मन किस हद तक जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता शेरू उन लोगों के हत्थे जिंदा चढ़ चुका है और उन्हें शेरू और जोहरा के रिश्ते का भी इल्म है, तो इसके आगे वो कुछ न सोच सका। उसके दिमाग की नसें फटने लगीं। अपनी भाभी के घर वो एक मदहोशी और बेखबरी के आलम में पहुंचा था। उसे भरोसा था कि जोहरा यकीनन अंदर मौजूद होगी और उसकी आहट पहचानते ही लाला लाला कहती बाहें फैलाए उसकी समत लपकेगी। लेकिन ये क्या, उसके दरवाजा खटखटाने पर भी जब कोई बाहर न निकला तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर जा घुसा। सारा घर भाएं भाएं कर रहा था। लाला ने दीवानावार घर के तीनों कमरों में देखा, लेकिन वहां तो किसी का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसने 2-3 आवाजें भी अपनी भाभी और जोहरा को दी, लेकिन उसकी आवाज खाली कमरों की दीवारों से टकराकर शोर पैदा करने के सिवा और कोई कारनामा अंजाम न दे सकी। शायद उसकी चाची उसे छोड़ने के लिए उसके घर की तरफ चली गई हो। लाला ने अपनी बेलगाम सोचों को थामना चाहा। फिर उसने जाने कैसे हिम्मत करके हमसाए का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने 2-3 रोज पहले चले जाने की खबर दी। लाला ने हथियार डाल दिए। कहा, कुछ बताया तो होगा उसने? पड़ोसी ने कहा, कुछ भी तो नहीं, बहुत जल्दी में थी। एक दरमियानी उम्र का आदमी उसे लेने आया था, कोई रिश्तेदार बता रही थी। जाते जाते सिर्फ इतना कह गई कि कल तक लौट आऊंगी। लाला ने बेबसी से पूछा, कैसी शक्ल थी उसकी? और जवाब में औरत ने इशारों और बातों की मदद से जो शक्ल उसे समझाई, उसके मुतालिक ना उसने कभी सुना ना उसे कभी देखा था। अब उसकी परेशानी हैरत और फिर घबराहट में तब्दील होने लगी। जोहरा अचानक कहाँ गायब हो गई? शेरू की माँ किसके साथ गई है? औरत ने सहमी सहमी सी आवाज में कहा, मुझे तो डर ही लगता है भाई जी, शेरू गिरफ्तार हो चुका है ना। सुबह पुलिस वाले भी आए थे। उसके बाद उसमें कहने सुनने की ताब न रही। वो पागलों की तरह अपने वाकिफकारों के घरों के दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन जोहरा और उसकी चाची जहाँ कहीं होते तो पता चले। किसी ने उन्हें कहीं आते जाते भी तो नहीं देखा। रात गई जब वो शिकस्ता दिल लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचा तो बेबे को उसने वहीं दरवाजे की दहलीज पर बैठे पाया जहां वो उसे छोड़ कर गया था। जोहरा की अचानक गुमशुदगी बूढ़ी औरत के हवास पर बिजली बनकर गिरी। लाला ने मोहल्ले की 2-3 औरतों को मदद के लिए बुलवाया। सबने मिलकर उसके तलवों की मालिश की। तब कहीं जाकर उसे होश आया, लेकिन वो दीवानों की तरह एक एक से अपनी जोहरा का पता पूछने लगी। हुसैन खान का चेहरा गुस्से और कहर से लाल भभूका हो रहा था। रियासत अली उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी सफाई में आखिर क्या कहे। हुसैन खान की आवाज में बिजलियां कड़क रही थीं। रियासत अली, तुम्हें क्या हो गया था? रियासत अली, तुम्हारी आंखों के सामने वो। हुसैन खान की बात नामुकम्मल रह गई। उसकी समझ में ना आया कि क्या कहे और क्या करे। अपने बेकाबू गुस्से पर काबू पाने के लिए उसने अपने होंठ काट लिए। बोला, काश मेरे पास राइफल होती। मैं बहुत दूर था हुसैन खान, बहुत दूर। अगर वहां से फायर करता भी तो सिवाय इसके कि वो लोग मजीद होशियार होते और घेर घार कर मुझे मार डालते, और कुछ न होता। इस तरह शायद तुम लोगों तक ये इत्तला भी न पहुंच पाती। हुसैन खान ने कहा, ठीक कहते हो रियासत अली, शायद मेरा ही दिमाग खराब हो गया है। हुसैन खान खुद को नॉर्मल करने के लिए हत्तुल मकदूर कोशां था। बोला, हाँ, एक दफा फिर मुझे सारी बात बताओ। रियासत अली ने एक लंबी सांस ली। बोला, मैं अचानक उस तरफ जा निकला था। लाला महावीर परशाद को मैंने बहुत दूर से पहचान लिया था। उसकी उस तरफ आमद ही मेरे नजदीक मशकूक थी, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो इतने खतरनाक इरादे से यहाँ आएगा। 3 सिपाही तो उसके साथ थे, जबकि 8-10 किसी मुमकिना मुदाखलत के पेश नजर पहाड़ियों पर मोर्चे संभाले बैठे हुए थे। हुसैन खान, खुदा ही बेहतर जानता है मैंने किस तरह खुद पर काबू पाया। सच्ची बात तो ये है, मेरा जी चाहता था कि उन्हें मार डालूं या मर जाऊं, लेकिन मैंने बहरहाल खुद पर काबू पाए रखा। अगर किसी को वहां मेरी मौजूदगी का जरा शक भी गुजरता तो वो लोग मुझे घेर कर मार डालते, और फिर शायद। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हुसैन खान ने कहा, खुदा की कसम, उसे इस जुर्म की इतनी भयानक सजा भुगतना होगी कि पूंछ की पहाड़ियां भी उसके बदतरीन हशर से पनाह मांगेंगी। रात का इंतजार करो दोस्तों,
आज की रात फैसला कुन होगी, बाखुदा हम उसे हरगिज मोहलत न देंगे। वो लोग पूंछ से करीबन 4-5 मील के फासले पर वाक़ उस घने जंगल में गुज़श्ता 40 घंटों से क़याम पजीर थे। अशरफ खान ने वहां पहुंचकर उन्हें शेरू की गिरफ्तारी की इत्तला दी थी। उसने एक दरख्त पर चढ़कर और छुपकर यह सारा मंजर देखा था। हुसैन खान की गैरत ने गवारा न किया कि उनका एक जियाला सिपाही इस तरह दुश्मन के हत्थे चढ़कर अजियत का निशाना बना रहे। वो लोग उसे रिहा कराने का अज़म लेकर आए थे और अशरफ खान ने तब से अब तक आंख नहीं झपकी थी। वो जानता था कि उसके दोस्त ने ये अजीमुशान कुर्बानी सिर्फ उसे बचाने के लिए दी है और वो अब तक उसके लिए कुछ नहीं कर सका। इस एहसास ने उसे खासा परेशान कर रखा था कि अब अचानक ज़ोहरा के अगवा की खबर भी उन्हें मिल गई। शेरू की मां के गायब होने की इत्तला भी वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी मसलहत के पेश नज़र ये खबर अभी तक हुसैन खान और उसके 2-3 साथियों तक ही महदूद थी। हुसैन खान ने सख्ती से इस बात की हिदायत कर दी थी कि शेरू की मां की गुमशुदगी का इल्म अशरफ खान को न होने पाए। उसे अपने उस मुखबर का बेचैनी से इंतजार था जो इस बात की खबर लाता कि शेरू की मां थाने में मौजूद है या मेजर राम सिंह उसे अपने खुसूसी तफ्तीशी मरकज पर ले गया है। खुदा खुदा करके दोपहर के बाद नसीब की आमद हुई। जहां तक पहुंचने के लिए उसने बड़ा महफूज और उजाड़ रास्ता अपनाया था और इस बात का खास तौर से ख्याल रखा था कि कोई उसके ताक़ुब में तो नहीं आ रहा। हर तरह मुतमईन होकर और काफी देर पहाड़ियों में खामखा इधर उधर चकराने के बाद आखिर वो उनके महफूज ठिकाने तक आ पहुंचा। नसीब को हुसैन खान ने दूर से ही आते देख लिया था। वो बड़ी बेकरारी से पहाड़ी टीले की ओट से निकलकर तेजी से उस रास्ते पर चलने लगा जिससे गुजर कर नसीब को उस तक पहुंचना था। नसीब जब एक पहाड़ी मोड़ घूमा तो उसने हुसैन खान को अपना मुंतजिर पाया। उसने छुटते ही बड़ी बेचैनी से पूछा, क्या खबर लाए? नसीब ने अजब से लहजे में कहा, हैरत है। हुसैन खान ने सख्त इस्तराब का मुजाहरा किया, पहेलियां ना बुझवाओ। वो बोला, शेरू की मां पुलिस या फौज के किसी तफ्तीशी मरकज में नहीं। हुसैन खान ने कहा, क्या मतलब? नसीब बोला, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ हुसैन खान, ना तो पुलिस उस तक पहुंच सकी है ना ही फौज, बल्कि मेजर राम सिंह तो पागलों की तरह उसकी बू सूंघता फिर रहा है। हुसैन खान ने परेशान होकर पूछा, लेकिन वो गई कहाँ? नसीब बोला, मैं खुद हैरान हूँ। उसके हमसायों से इल्म हुआ कि कोई दरमियानी उम्र का आदमी उसे आकर ले गया था, शायद उसका कोई रिश्तेदार था। हुसैन खान ने उसकी बात काट दी। बोला, लेकिन लाला ने तो ऐसे किसी भी रिश्तेदार की मौजूदगी से इनकार किया है। नसीब ने कहा, हैरत तो इस बात की है कि उसने किसी जबर के बगैर उस अजनबी की बात मान ली। ना तो उसके घर में तशद्दुद या हंगामे का कोई सबूत मिला, ना ही उसके हमसायों की ज़बानी ऐसी किसी बात का इल्म हुआ। वो बड़े इत्मीनान से अपने घर से रुखसत हुई और हमसायों को खुद उसने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ किसी दूसरे शहर जा रही है। हुसैन खान ने किसी गहरी सोच में डूबते हुए कहा, कौन हो सकता है वो? नसीब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, एक बात तो साबित है हुसैन खान, वो जो कोई भी था दुश्मन नहीं था, दोस्त था, और उसने मसलहत इसी में जानी कि किसी को इस बात की कानो कान खबर न होने दे। हुसैन खान ने कहा, लेकिन वो कम से कम हमें तो आगाह कर देता, आखिर हम उसके। नसीब बोला, हुसैन खान कैसी बातें करते हो तुम? मुमकिन है उसने खामोश रहना ही बेहतर जाना हो। हमारे लिए ये इत्मीनान ही क्या काफी नहीं कि शेरू की मां बहरहाल महफूज हाथों में है। हुसैन बोला, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो जरूर कोई सरकारी मुलाजिम था और गालिब इम्कान यही है कि वो पुलिस का कोई मुलाजिम है, कोई ऐसा मुलाजिम जो हमारे लिए अपने दिल में हमदर्दी रखता है और जिसे इल्म था कि मेजर राम सिंह शेरू की जबान खुलवाने के लिए जरूर उसकी मां को गिरफ्तार करके उसके सामने लाएगा। दोनों अब अपने खुफिया ठिकाने की तरफ बातें करते हुए जा रहे थे। हुसैन खान ने उससे कहा था वो फिलहाल इस बात को अपने तक ही महदूद रखे। वो अब भी मोहतात रहना चाहता था। हुसैन खान मंझा हुआ और जहां दीदा सिपाही था। वो दूसरी आलमी जंग में कई मर्तबा मौत के मुंह से बचा था। हुसैन खान बखूबी जानता था कि हालिया कायम शुदा इस मुख्तसर सी फौज में जिसका वो कमांडर है, कई जज्बाती और जोशीले जवान मौजूद हैं। उसने ज़ोहरा की गुमशुदगी के बाद बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उन्हें काबू में रखा हुआ था, और अगर उन्हें शेरू की मां के अगवा की खबर भी मिल जाती तो वो यकीनन उसके कंट्रोल से बाहर होकर कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाई कर गुजरते जो उन सब को मरवा डालती। उसने उस फौज की तंजीम बड़ी जांसोजी से की थी और इब्तदाई मराहिल में ही वो अगर किसी टूट फूट या हंगामे का शिकार हो जाए, ये सोच ही उसके लिए जानलेवा थी।